हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे खनिज एवं शैल के बारे में। तो खनिज और शैल क्या होता है, कैसे पृथ्वी की संरचना में इसका योगदान है, किन किन प्रकार के खनिज और शैलें होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें। देखिए, जो पृथ्वी है विभिन्न तत्वों से बनी हुई है और इसकी जो बाहरी परत है, जो क्रस्ट है या भूपर्पटी है, ये जो है ठोस रूप में है और आंतरिक परत ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना हुआ है। शेष भाग जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के पर्पटी के प्रमुख तत्वों के बारे में, तो इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 46.6%। सिलिकॉन की 27.72%। एल्युमिनियम का दिया है 8.13%। लोहा का ये दिया है 5%। उसके बाद आता है कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह से। तो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, अधिकांशतः सबसे सर्वाधिक मात्रा पूछी जाती है या फिर नंबरिंग में ऊपर के 4 तत्वों के बारे में कि सबसे अधिक कौन है। ऑक्सीजन होता है, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन हो गया, तीसरे पे आता है एल्युमिनियम और चौथे पे लोहे की मात्रा आती है। तो सबसे अधिक जो है पृथ्वी की वजन के अनुसार, इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा, जो भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। आगे हम देखते हैं। आगे दिया है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि समानतः एक दूसरे के तत्वों के साथ ही मिलते हैं, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग मिलेंगे, मिक्स रूप में उसमें मिलते हैं। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए, इन सभी से मिल करके जो हुआ है, मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का हम नाम देते हैं। यद्यपि स्थल मंडल का जो निर्माण करने वाले जो तत्व हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक हमें किस्में मिलती हैं या अनेक किस्में बन जाती हैं। भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों की पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से समानतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है और इस मैग्मा के ठंडा होने पर ही, जब वो ठंडा होता है, फिर लावा बनता है, फिर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमें खनिज मिलते हैं। देखिए, भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे दी गई है। भौतिक विशेषताओं के आधार पे देखिए, ये पहला दिया है कि क्रिस्टल का बाहरी रूप जैसे अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है, घनाकार है, अष्टभुजाकार या षष्ठभुजाकार, प्रिज्म, इस तरह से उसके आकार के आधार पे। विदलन यानी सापेक्षिक रूप से समतल सतह पर बनने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था है उसका परिणाम, और एक या कई दिशाओं में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन में दिया है कि अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था है इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है, यानी बहुत ही इनकी आंतरिक व्यवस्था बहुत जटिल होती है। तो विभंजन ये मतलब अनियमित रूप से टूटता है, यानी कि जैसे क्रैक या फिर एक सीधी लाइन में टूटेगा, अनियमित रूप से टूट सकता है। आगे हम देखते हैं। शैलों में चमक भी होती है। देखिए, जो चमक होता है, रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे कि मेटेलिक हो गए, रेशमी है या ग्लासी है, तो इस तरह से उनमें चमक पाई जाता है। रंग में देखें तो कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे कि मैलाकाइट हो गया, एजुराइट हो गया, कैल्सोपाइराइट आदि। इनमें रंग भी इनका हमें देखने को मिलेगा। कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं, और उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्टजाइट का रंग श्वेत हो जाता है, हरा, लाल या पीला हो सकता है। ये रंग उनमें अशुद्धियों के कारण आते हैं। धारियां में दिया किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग जो होता है बैगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। आगे हम देखते हैं पारदर्शिता में कि पारदर्शी जैसे प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती हैं कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है।
पारभासी प्रकाश किरणें आर पार होती हैं, लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होंगी। आगे हम देखते हैं संरचना के बारे में। तो संरचना में प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है। कुछ महीन होते हैं, कुछ मध्यम आकार के, कुछ खुरदरे पीसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य होते हैं। अब सारे विकरणकारी, ये सारी उसकी संरचना को बताता है। कठोरता में देखें तो सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना, जैसे 10 गुने चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता माप कर सकते हैं कि हाँ इसमें किस माप पे कठोरता निर्धारित होता है इसमें। जैसे टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज हो गया, कोरंडम और हीरा। इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में हम देख सकते हैं कि ये कठोरता इनका बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक जो है 5.5 होती है। अपेक्षित भार दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा लिए भार से हम भाग देते हैं। आगे कि खनिजों के जो क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस क्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है तो खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। जैसे जैसे वो खनिज ठोस होता है तो फिर उसमें क्रमबद्ध एक श्रृंखला बनते हैं खनिजों में। उसी प्रकार से कोयला और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ भी हैं। ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख हम खनिज देखें कि उनकी विशेषताएं, जैसे फेल्सपर में दिया है कि ये जो होते हैं ये सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्सपरों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्सपर में शामिल हैं। पृथ्वी की जो परपटे का आधा भाग फेल्सपर से ही बना है और इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में भी फेल्सपर का उपयोग किया जाता है। आगे है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट के अंतर्गत हम देखते हैं ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है, यानी इसी से रेत व ग्रेनाइट बनते हैं। इसमें सिलिका भी होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है और यह श्वेत या रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। ग्रेनाइट एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वार्ट्जाइट जो है ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है। पायरॉक्सिन में देखें तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है और इसका रंग हरा अथवा काला होता है। आगे हम देखें एम्फीबोल में देखें तो एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम है, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम है। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। यह हरे एवं काले रंग का होता है और इसका उपयोग एस्बेस्टॉस के उद्योग में होता है। हार्नब्लेंड भी एम्फीबोल का ही एक प्रकार है। आगे हम देखें माइका में देखते हैं इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं। माइका में पृथ्वी के परपटे में इसका 4% अंश होता है, 4% तक होता है और ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में भी पाए जाते हैं और विद्युत उपकरणों में इनका प्रयोग किया जाता है। माइका का प्रयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। देखिए आगे हम देखते हैं ऑल्विन के बारे में। ऑल्विन जो है ये मैग्नीशियम, लौह तथा सिलिका ऑल्विन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है और ये सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट हो गया, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बैराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसमें धात्विक खनिजों में देखें तो इसमें धातु होते हैं। इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है धात्विक खनिजों को, जैसे यहाँ पे दिया है। पहला है बहुमूल्य धातु, फिर लौह धातु और अलौह धातु के रूप में 3 प्रकारों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। बहुमूल्य, लौह धातु व अलौह। देखिए जो बहुमूल्य धातु होते हैं इसके अंतर्गत शामिल करते हैं हम स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम इन धातुओं को। लौह धातु में लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं इनको शामिल किया जाता है। वहीं अलौह धातु के अंतर्गत इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातुओं को शामिल किया जाता है। आगे हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का यहाँ पे विस्तार से चर्चा दिया गया है, देख लेते हैं। इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। जैसे इसमें सीमेंट आधारित खनिजों का मिश्रण है। शैलों में हम देखें तो जो शैलें हैं ये पृथ्वी की
परपटी जो है सेलों से ही बनी है और सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सेल खड़े नरम है। गैब्रो काला, क्वाड्रेट देखें तो दुधिया श्वेत रंग का है। सेलों में खनिज घटकों को कोई निश्चित संगठन नहीं होता है और सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं फेल्सफर तथा क्वार्ट्ज होते हैं। देखिए जो सेलें हैं, सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट का संबंध होता है। इन सेलों द्वारा वहाँ की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या उनकी संरचना का निर्माण होता है। सेलों या मृदा का निर्माण होता है इन्हीं सेलों के द्वारा। भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं, हम आगे देखेंगे। हम देख लेते हैं पेट्रोलॉजी क्या है। पेट्रोलॉजी के बारे में देखिए, जो पेट्रोलॉजी है, पेट्रोलॉजी कहें कि सेलों का विज्ञान है और एक पेट्रोशास्त्री जो होते हैं सेलों के विभिन्न स्वरूपों का वो अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना क्या है उस सेल की बनावट कैसी है, उसका गठन कैसा है, स्रोत क्या है उस सेल की, प्राप्ति स्थान कहाँ से पाई गई है और परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ इसका संबंध क्या है, किसमें परिवर्तित होती है, इससे किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं, देखिए जो सेलें होती हैं इनके निर्माण पद्धति के आधार पर हम 3 समूहों में बांटते हैं। पहला है आग्नेय सेल, मैग्मा तथा लावा से घनीभूत होकर ये बनता है। दूसरा है अवसादी सेल, ये बहिर्जन प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होता है। और तीसरी जो होती है ये है कायांतरित सेल, उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। अर्थात जो आग्नेय व अवसादी सेलें होती हैं इसमें तापमान व दबाव के द्वारा जब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, दूसरे संरचना उनको बदल जाता है, दूसरे रूप में दूसरे प्रकार के सेलों में बदल जाती हैं, तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं एक एक करके इनकी व्याख्या। जैसे आग्नेय सेल के बारे में यहाँ दिया है, तो आग्नेय सेल में है कि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा जो निकलता है अंदर से एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल की प्राइमरी रॉक इनको कहा जाता है। और मैग्मा के ठंडा होकर जब घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है अग्नि। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी भूप और पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। और यदि पिघले हुए जो पदार्थ हैं धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं और शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आदि ये सारे आग्नेय सेलों के ही उदाहरण हैं। उसके बाद आता है अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। देखिए पृथ्वी की सतह की सेलें जैसे आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित, इनका जब अपक्षय होता है, अपक्षयकारी कारकों के प्रति ये अनावृत होती हैं जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, टूटते रहते हैं, इनका क्षरण होता है। तो ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनिक कारकों के द्वारा संवहन होगा और पुनः कहीं दूसरे स्थान पर उसका निक्षेपण होता है। तो निक्षेपण के फलस्वरूप सघनता के कारण ये क्या होता है, वो संचित होते, वो पदार्थ कहीं संचित होते रहते हैं, तो संचयन द्वारा ही इस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सीलीभन कहलाती है। लिथिफिकेशन पूछा जाता है किस सेल संरचना से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है अवसादी सेल संरचना से। बहुत से अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें सीलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं और इसी कारणवश बालुकास्म सेल जैसे अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाले अनेक सतहें भी होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यांत्रिक रूप से निर्मित, यानी यांत्रिक रूप से कौन कौन निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए दिया है बालुकास में जो होते हैं, जो पिंड शिला होते हैं, चूना प्रस्तर, शेल, विमृदा, ये सारे के सारे यांत्रिक रूप से निर्मित होते हैं। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, किस प्रकार की सेलें होती हैं, इसमें गिजराइट,
खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सारे के सारे कार्बनिक रूप से निर्मित होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक हमें देखने को मिल जाएगी। तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित, तो इसके अंतर्गत श्रृंग, प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सारी सेल संरचना पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं कायांतरित सेल के बारे में। देखिए, कायांतरित सेल का अर्थ क्या है? स्वरूप में परिवर्तन, इसका बिल्कुल रूप ही बदल जाता है। इसमें दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ये सेलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब इनका कायांतरण होता है। और कायांतरण का वह प्रक्रिया है कायांतरण जिसमें जो समेकित सेलें हैं इसमें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिकी जो व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरण कहलाता है। उसमें कायांतरण देखें तो इसके कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण भी होता है। और उसमें कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, जैसे संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं और तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो जब लावा के योग से फिर नए पदार्थ उत्पन्न होंगे तो जो प्रादेशिक कायांतरण में हमें क्या होगा, आगे देखते हैं। उच्च तापमान अथवा दबाव, यानी सबसे प्रमुख इसमें तो कारक या जो फैक्टर काम करते हैं वो तापमान और दबाव होता है। जब अधिक तापमान और दबाव होता है तो इनके कारण जो सेलें होती हैं विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां उसमें उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कह सकते हैं कि उनका रूप बदल जाता है, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के जो कुछ कण होते हैं वे खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पतड़ कहा जाता है, यानी फोलिएशन या रेखांकन करते हैं, यानी वो इस व्यवस्था में वो पतड़ के रूप में उसमें व्यवस्थित हो जाती हैं। कभी कभी तो खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के गहरे रंगों में भी दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को हम बैंडिंग कहते हैं। बैंडिंग प्रदर्शित करने वाले सेलों को बैंडेड सेल हम कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। और कायांतरित सेलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, जैसे कि पत्रित सेल अथवा अपत्रित सेल। पट्टिताश्मीय, ग्रेनाइट, साइनाइड, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि ये सारे के सारे रूपांतरित या कायांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। एक इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे सेल चक्र। सेल चक्र क्या होता है? सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक तो नहीं रहती हैं, या कहें कि सेल चक्र के द्वारा इनका रूप परिवर्तित होता रहता है। तो देखिए इसमें दिया है कि बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। और सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें कि पुरानी सेलें परिवर्तित होकर के अपना वो नवीन रूप धारण कर लेती हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें होती हैं तथा अन्य जैसे अवसादी हो गया, कायांतरित हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वो आग्नेय सेल है, यहाँ पे ये कायांतरित सेल है, यानी इनका जब पिंडन या मैग्मा के द्वारा आग्नेय सेल का निर्माण होता है जब ये ठंडा होता है। पुनः इसका हो सकता है अपक्षय अपर्दन होता है, आग्नेय सेल का अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, फिर इसके द्वारा इसका कहीं निक्षेपण होगा। तो निक्षेपण के द्वारा हमें देखने को मिल सकता है, जैसे निक्षेपण हुआ फिर सिलिबॉन क्रिया द्वारा अवसादी सेल का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आग्नेय सेलों का अपक्षय अपर्दन द्वारा विघटन के द्वारा उसके जमाव से अवसादी सेलें बनी। अवसादी सेलों पर मान लीजिए तापमान और दबाव अधिक हो गया उसका, तो उसकी वजह से रूप उसका परिवर्तित हो जाता है, इससे कायांतरित सेल का निर्माण हो जाता है। और ऐसे आग्नेय सेलें हैं, इसमें भी यदि अत्यधिक तापमान और दबाव लगता है आग्नेय सेलों पे भी, तो इनका भी रूप परिवर्तित होकर ये भी क्या हो जाती हैं, कायांतरित सेल का रूप धारण कर लेती हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक एवं कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं, यानी कायांतरित और अवसादी सेलें आग्नेय सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त जो अंश होते हैं उन अंशों से हम अवसादी सेल का निर्माण होता है।
अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकता है। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जैसे आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग हम देख सकते हैं कि वो संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें तापमान बढ़ने लगता है और तापमान बढ़ने के कारण ही ये पिघल करके मैग्मा में पुनः परिवर्तित हो जाती हैं और जो आग्नेय शैलों के मूल का स्रोत है, यानी यही मैग्मा पुनः आग्नेय शैलों का निर्माण करता है, यानी फिर मैग्मा पुनः पृथ्वी के धरातल पे आएगा। हो सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में ही कहीं दरारों में वो जमा हो जाए, तो इस तरह से प्लूटोनिक चट्टानें या बाह्य चट्टानें, हम आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरह से निर्मित होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।